बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खबरों से। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जी आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। अभी बात हो रही थी कि दुनिया में अमीर तरीन कौन है। मेरे ख्याल से जिसके पास सोना है वो अमीर तरीन है, क्योंकि 4 लाख रुपए तोला सोना हो गया है। सो अभी मैं कुछ लोगों से स्टूडियो में अपने इर्द गिर्द पूछी थी, भाई आपके पास कितना सोना है, आपके पास कितना सोना है, तो अंदाज़ा लगा सके कि कितना अमीर है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर थोड़ा सा सीरियस नोट पे चले जाएं, हमारे यहाँ जो रिवायात हैं अगर हम उनको देखें तो चले मैं दूर नहीं जाती, अपने इर्द गिर्द देख लेते हैं जी। हमारे यहाँ तो जब शादी होती है तो बेटी को आप सोना डालें ना डालें, मजबूर होते हैं वालिदैन, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि बेटी की सास को ज़रूर गोल्ड की बालियाँ ही चाहे डाल दें। ससुर को लाजमी कुछ डालना है, लड़के को लाजमी कुछ डालना है। स्टेज से कैसे लोग उठ के जाएंगे जी, ये तो बड़ा बुरा समझा जाता है। तो बहुत सारी जगहों पर अभी भी ऐसा है। तो अब 4 लाख रुपए तोला सोना है, जिसके पास ये सब कुछ नहीं करने को होगा, क्या वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा? अब तो इतना मुश्किल हो गया कि आप अपनी बेटी को कुछ डाल सके। यानी अगर आपने 1 तोले की भी चीज़ बनानी है, 1 तोले का सेट बनाना है दुल्हन को पहनाने के लिए, तो वो तो जचता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो 4 लाख रुपए का तो वो बन जाएगा, तो दुल्हन की सास को आप क्या डालेंगे, ससुर को क्या डालेंगे, लड़के को अगर कुछ ना डाला कम से कम अंगूठी तो होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो हम इर्द गिर्द से सुनते हैं। परेशानी है बहुत ज़्यादा, शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। प्रेडिक्शन ये है कि सोना मज़ीद महंगा होना है। कहाँ जाएगी गरीब आवाम, कितनी कमेटियाँ डालेंगे, कितने कर्जे उठाएंगे? चलो किसी टाइम पे होता था ना, हम सुनते थे कि बेटी की शादी है तो कमेटी डाल लिया, बेटी की शादी है तो थोड़ा सा कर्ज ले लिया, थोड़े से अपने पैसे पड़े हैं तो जी आप बाद में चुकाते रहेंगे कर्ज। अब तो ये कहानी भी ख़त्म हो चुकी है, बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस साहब और दुर्रे नयाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। सो मैं पहले चले पूछ ही लेती हूँ, सोना आपके पास कितना है? देखें जी, अगर ये कहा जाए कि मेरी वालदा अभी भी यही कहती हैं कि मैं उनके बेटों में सबसे ज़्यादा सोना मैं हूँ। अच्छा। तो मुझे तो इस चीज़ का फख्र है। अगर आप दूसरे सोने की बात कर रही हैं तो वो मैं तकरीबन 5.5 घंटे सोता हूँ। अच्छा। तो अगर आप तीसरे सोने की बात अंदाजा कर रहे हैं कि कितनी मुज़हक़ाखेज़ बात हो रही है। और अगर तीसरे सोने की बात कर रही हैं तो हम ये कहेंगे भाई सोना मर्दों पे हराम है। ये बल्कि तो लेकिन जो बात आप कर रही हैं कि मुल्क की तारीख की पहली बार ऐसा हुआ है कि सोना जो है 4 लाख रुपए का अमाउंट है भाई। बहुत ज़्यादा। कल ही मैं ये डिस्कस कर रहा था जब ये रेट जो है कल आए हैं, और मैं वाकई बहुत हैरान हुआ। लेकिन वो लोग जिनके पास सोना है वो तो काफ़ी खुश हुए होंगे, लेकिन ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब सोना बढ़ता है तो उसके कई नुकसानात जो हैं वो भी होते हैं, आपकी मैशत पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। अच्छा। सबसे पहले बात तो यह है कि गरीब आदमी जो बेचारा पहले ही सोना नहीं खरीद सकता, जिस तरह आप इंट्रो में बता रही थी कि शादी ब्याह पे सबसे पहले पूछते ही यही है कि लड़की के घर वालों ने कितना सोना डाला या लड़के के घर वालों ने कितना सोना डाला। अब जहेज तो पीछे रह गया ना, अब ज़ाहिरी नबूदो नुमाइश में सिर्फ सोना जो है वो रह गया है। तो अब गरीबों के लिए या मुतवसत तबके के लिए भी सोना ख़रीदना जो है वो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है, मैं अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, मैंने सबसे पहले क्या किया है हमेशा जब भी सोना बढ़ता है, डॉलर जो है जब सोना बहुत ऊपर जाएगा डॉलर नीचे आ जाएगा। मैंने अभी गूगल किया है, आप यकीन जाने डॉलर पता कितना नीचे आया है? सिर्फ $2.5 डॉलर नीचे आया है। अच्छा, उसकी मतलब जिस रफ्तार से सोने की कीमत बढ़ी है, डॉलर को तो नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन हमारा पाकिस्तान जो है यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन रहती है हर वक्त, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बट ये महंगाई का तूफान है, गोल्ड मार्केटों में तो अब वीराना होगा। अच्छा देखिए, सोना लेने की बहुत सारी वजूहात हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे इंटरनेशनली है। एक तो ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट है और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, फिर रेडी कैश है, प्लॉट की तरह, ज़मीनों की तरह वो नहीं है कि आपने गाहकों के पीछे फिरना है, मार्केट में फ्लोट करना है, डीलरों के पीछे जाना है, आपने मुख्तलिफ टैक्सेस देने हैं, टैक्सेस से बच जाते हैं। 25 सबसे बड़ी बात ये है। उसको लेने की वजूहात है ना कि आपने प्योर गोल्ड लिया और ज़रूरत पड़ने पर या जहाँ भी आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हुई आपने उसको बेच दिया। ठीक है। जब इतनी तेज़ी से लोग सोने में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें तो बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैठना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में सोने में बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट हो रही है, रियल स्टेट डंप हुई है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं वो इस वक्त आवाज़ें दे रही हैं कि आएँ और प्लॉट ले जाएँ, किस्तों पे ले जाएँ। अब तो बहुत ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि प्रॉपर्टी जो है ना वो इस टाइम बेस्ट बाइंग टाइम है। अगर किसी के पास पैसे हो और प्रॉपर्टी लेकर रख ले
आखिर तो ये सोने का बूम या जौन सी भी चीज़ों पे आर्टिफिशियल बूम है, इसका खत्म होना ही है ना, इसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आज आपने अपनी सारी जमा पूंजी सोने पे लगा दी, लेकिन कब तक? जब उसमें ठहराव आएगा कहीं पे, एक गैर नफसियाती हद पे जो आगे गया हुआ है उसने कहीं आके रुकना है, फिर डिक्लाइन आना है, उससे पहले जो समझदार लोग होंगे वो इससे निकल जाएंगे, और जो बेवकूफ़ होंगे वो लेके बैठे रहेंगे और उसके बाद उसको डिक्लाइन में उनको झटके लगेंगे। अच्छा, उस वक्त आपके पास क्या होगा कि सोना आपके पास एक ज़मानत के तौर पे बेहतर इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर है, लेकिन जो इमरान ने बात की कि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, वो हमारे कारोबार बिठाता जा रहा है, वो हमारी जो ओपन इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्लॉट्स की मद में है, चाहे वो सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की मद में है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री लगाने की मद में है, चाहे वो किसी तरह बैंकारी पैसा जब ट्रेवल करता है ना, मतलब चाहे वो बैंकों में हो, मार्केट में हो, लोगों में हो, ऐसे हाथों हाथ जब मिलता है ना, तो आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम रहती है, ठीक है। लेकिन जब पैसा होल्ड कर लिया जाता है, फिर होता क्या है कि जैसे दुरन आपने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो तो वैसे ही फारिग हो गई है पाकिस्तान, अभी तक है, एक अरसे से तकरीबन 2-2.5 साल तो हो गए हैं कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट सेक्टर है वो बेचारा डूबा हुआ है। वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं गवर्नमेंट से कि किसी तरीके से इसको बेहतर कर दिया जाए। हाँ, गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कम कर रही है, किए भी हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद जो रियल एस्टेट को बूम आना चाहिए वो नहीं आया, लेकिन सोने पे आ गया। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और अब जो माफिया है ना, जो माफिया, वो अब क्या करेगा, लिटरली उसने क्या किया होगा, वो सोना उठा लिया होगा उसने। हम बिल्कुल ऐसे अच्छा देखिए ना, फेवरेट टाइम जा रहा है, चस्का लग जाता है ना लोगों को कि 1 तोला सोना आपने लिया और उसके बाद कुछ दिन के बाद या कुछ अर्से के बाद आपको उस पर 15-15, 20-20, 40-40 हज़ार रुपए बचना शुरू हो गए। आप कहते हो वाह, ये तो कौन सा बिजनेस है? बिल्कुल ऐसे ही। तो वो करके उसको फौरी तौर पे, और फिर नीट का नीट काम है, आप गए हैं, आपको सिर्फ आपके ज्वेलर को पता है, और वो भी सोना बेचते वक्त और लेते वक्त बहुत सारी कानूनी शिकों को नजरअंदाज करते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स नहीं करते, पक्की रसीदों पे नहीं जाते, उसके वसाइल नहीं लिखते कि एक बंदा आया ना, टैक्स चोरी है, बेचने वाला भी टैक्स बचा रहा है, खरीदने वाला भी टैक्स जो है वो भी बचा रहा है, लेकिन एफबीआर में वो नजर नहीं आना है। हाँ बिल्कुल ऐसे आपको मेरी तनख्वाह नजर आनी है कि उसमें हमने टैक्स कैसे काटा है, जो कि हमारे अकाउंट में आने से पहले कट जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल, मैंने चूंकि खुद लास्ट वीक भी मैंने लास्ट मंथ भी जो है मैंने कुछ गोल्ड जो है वो खरीदा था, तो तब मैंने वाकई ये दुरे ने आप ठीक कह रहे हैं कि पक्की रसीदें जो है ना वो नहीं दी जाती। हाँ। कहीं भी आपको रसीद पे ये नहीं होता कि जी FBR नंबर ये है, FBR का सेल्स टैक्स नंबर ये है। अच्छा, ना मैंने कहीं शो किया, मैं ऐसे ही कहूँ कि ना मैंने कहीं शो किया कि जी मैंने सोना खरीदा। क्यों? क्योंकि जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा उसमें तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि जी मेरे पास क्या आया क्या गया। फिर जब वो कहेंगे कि जी एविडेंस दे, जब मैं रसीदें पक्की नहीं दूंगा तो फिर उस पर एक्शन कोई नहीं होता, एक्शन नहीं होता, क्योंकि बाय टैक्स नहीं है। फिलहाल क्या है कि जी सोना ना आपके पास है ना आपके पास है, और मेरे ख्याल से इतना महंगा है कोई खरीद भी नहीं सकता, लेकिन 15 करोड़ रुपए जो है वो आप जीत सकते हैं। वो मैं आपको एक बता देती हूँ जी, ये वो वाला नहीं है कि जो आपको मैसेज आता है कि जी इतने पैसे, ये सच्ची खबर है। और वो क्या है, टैक्स चोरी की मुखबरी पर आपको इनाम दिया जाएगा। तो अगर कोई टैक्स चोर है उसकी मुखबरी करें, और सोना है नहीं है, ये दुरन आप 15 करोड़ जो है वो जीतने का एक, ये वो वाला नहीं है जो आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं किसी मखसूस प्रोग्राम के नाम से कि भाई आपका इतना इनाम निकलेगा, वाकई मिलेगा। मेरा ये ख्याल है कि इसके बहुत ज्यादा फायदे नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि हम मुआशरे में ना एक दूसरे के बहुत ज्यादा, हमें देसी जुबान में नहीं कहते कि कान है, ठीक है, मुझे इमरान की कमजोरियां पता है, इमरान को मेरी पता है, आपकी किसी को पता होगी, कोई रिश्तेदार बहन भाइयों की, जो है वो किसी भाई नहीं करेंगे, उनकी भी पकड़ हो सकती है, नहीं करेंगे। यही वजह है कि जब वो अपने किसी पेटी भाई की, किसी इंडस्ट्रीज की, किसी साथी सनतकार की, पंजाबी की मिसाल है ना कि एक दूसरे के काने हैं, एग्जैक्टली वो इस तरह ही होगा, वो नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं, क्या FBR से ज्यादा इंटेलिजेंस और वसाइल हमारे पास है? बिल्कुल नहीं है। किसी लेमैन के पास है? इनको नहीं पता कि किसकी सेल हो रही है, किसकी नहीं हो रही। FBR खुद मिला है, अपने अंदर लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपने ये तो देखें, ये तो हुकाम बाला को ना आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि हम एक ऐसा निजाम ला रहे हैं, रकम भी ऐसे ही रख दिया, मुखबरी का निजाम ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। उनसे भी ये पूछा जाए कि भाई आपको जो वसाइल दिए थे, आपको जो लिस्टें फराम की थी, आपने कितनी रिकवरी की है? सही बात है। हर साल ये खबर आती है 30 जून के बाद कि FBR अपने अहदाफ छूने में नाकाम नहीं कर सका। हाँ। वो रिकवरी मुहिम उनकी अच्छा, बुरी दिन तरह भी आगे बढ़ाए जाते हैं इसीलिए कि क्योंकि अहदाफ पूरे नहीं हुए, तो फिर भी आप वो टारगेट नहीं हासिल कर सकते। तो मुझे बताया ना कि कौन, अगर एक चोर है मार्केट में टैक्स का, और वो सनतकार है, बिजनेसमैन है, कोई भी आम बंदा है, चलें कोई हैवी तनख्वाहदार बड़ी असामी है, वो क्यों किसी की मुखबरी करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा कि उसको पता है कि अगली बंदूक जो है ना मेरी तरफ आ जाएगी। अच्छा जी, ये तो हो गई थोड़ी सी लाइटर नोट पे बात थी।
बट मैं थोड़ा सा रिलेट वंस अगेन करना चाहूँगी उन लोगों के लिए बहुत परेशानी है जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ये ऐसी सोसाइटी में चीज़ें बन चुकी हुई हैं जो कि हमने खुद ही बना ली हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगी जी मेरे ख्याल से, ख़ास तौर पर अब मेरे सफ़ेद पोश की बात की जाती थी ना, नहीं, अब जिनके पास पैसे हैं वो भी बड़ा सोच समझ के ये चीज़ें करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि अब जो शादियाँ होंगी कोई इस काबिल भी होगा कि अपनी बच्ची को सोने की कोई चीज़ डाल सकती है। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो चुकी है। बस क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों। अगली खबर की तरफ हमने चल रहे हैं जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। अगली खबर हमारे पास है, वाइस चेयरमैन और DG LDA का टीपा का दौरा। नीला गुंबद प्लाजे की तामीराती काम जो है रवां हफ्ते शुरू होगा। अच्छा जी, वो जो अंडरग्राउंड सारी दुकानें बनी हैं वो वाला अंडरग्राउंड, वो दुकानदारों को एतमाद में ले लिया गया? जी बिल्कुल ले लिया गया। और कल वाइस चेयरमैन जो कि पॉलिटिकल हैं, मियां महबूब साहब MP हैं, उनको ले जाने का मकसद भी ये था ताकि पॉलिटिकल साइड को भी कवर किया जाए कि हुकूमत क्या करने जा रही है। और ताजरों को तो उन्होंने ले लिया। अब जो उसकी अलाइनमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे में या उसकी कह सकते हैं कि वजह से जो डिस्टर्बेंस होंगी उनको नीचे जो है मार्केट में मुंतकिल किया जाएगा। अब ये पार्किंग आर्केड है, इसका आर्केड शॉप्स हैं, उसके बाद पार्किंग फ्लोर्स हैं 3 स्टेज पे अंडरग्राउंड, और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। जिस तरह आप बैठें, खा पी लें, ग्रीनरी होगी, बेंचेस पड़े होंगे, शेड्स होंगे, आप बैठ सकेंगे। ठीक है जी। और जो पब्लिक प्लेस होगी, लोग आके, बिल्कुल पब्लिक प्लेस होगी। आप जिस तरह लोग नीचे जाके पार्किंग करेंगे, उसके बाद लिफ्ट या आप सीढ़ियों के जरिए ऊपर आएंगे, आते हुए आप मार्केटों से घूमते हुए जो ज़ेर ज़मीन मार्केट बनी होगी, आर्केड जिसको नाम दिया गया, जब सरफेस पे आएंगे तो फिर आपने अगर अनारकली जाना है अनारकली चले जाएं, GC यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है वहाँ चले जाएं, आपने नीला गुंबद टूवर्ड्स माल रोड और उर्दू बाज़ार की तरफ या जिस तरफ भी आपने जाना है आप चले जाएंगे। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हम हमेशा ये सुनते थे कि आप जो है ना बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दें, पार्क की ज़मीन पे 6 मंजिला ऊंची इमारतें खड़ी कर दें, आसपास की विसिनिटी खूबसूरती भी मुतासिर हो जाए और आप ज़ेर ज़मीन जगहों को यूटिलाइज ही ना कर सकें। बड़ी अच्छी बात है कि ये ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजों की तरफ जा रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि NCA की तरफ भी जो 5 कनाल है आपकी म्यूज़ियम की बैक साइड पे, उसको भी यूज़ कर रहे हैं। माल रोड की टोरंटो मार्केट की बैक साइड पे वहाँ भी प्लाजा बनने जा रहा है, नासिर बाग भी बनने जा रहा है, मोची शेरावाला यहाँ भी अंडरग्राउंड पार्किंग बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। और इसमें फिर संभव बात है कि चूंकि ये हमजा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब इनके हल्के हैं, तो ये उनकी तरफ से डिसीजन था, नवाज शरीफ साहब की तरफ डिसीजन था। उन्होंने कहा था कि मैं अंदरून शहर को बहुत बेहतर बनाना चाहता हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए ये 5 से 6 पार्किंग प्लाजों को मंजूर क्या मसाइल हल हो जाएंगे? ट्रैफिक, मेरा तो ख्याल है कि इलीगल जो आपकी इंक्रोचमेंट्स हैं दुकानों का, वो सबसे बड़ा मसला हल होगा। आपकी पार्किंग जहाँ पे एक बाइक, गाड़ी, मोटरसाइकिल गुजारना मुश्किल होता था, वहाँ पे आपको इजी वे मिलेंगे, पार्किंग यूटिलाइज होंगी। देखें रंग महल का भी एक पार्किंग प्लाजा बनाया गया, उसके मसाइल अपनी जगह, वहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग होती है, वहाँ पे पार्किंग को यूटिलाइज किया जाता है। जब जाए वो 100% फुल होता है। ठीक है, फुल तो होगा। अब मैं फिर ये कहता हूँ बहुत लेट हो गए, हमें लाहौर में पार्किंग प्लाजे बनाते बनाते बहुत तखीर हो गई। 10 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए कि आज वहाँ बनना है, आज यहाँ बनना है। बहरहाल अब ये इतना तखीर हो चुकी है कि हमें इन पार्किंग प्लाजों के बाद भी जगह कम पड़ जाएगी, हमें आगे जाना पड़ेगा, हमें और सोचना पड़ेगा, हमें चाइना की तरह, बाकियों की तरह मल्टीपल स्टोरीज में सड़कें डिजाइन करनी पड़ेंगी। आपको तो पता है वहाँ पे 6, 6, 7, 7, 8 फ्लोर्स पे सड़कें डिजाइन है, एक अगर नीचे जा रही है, एक ऊपर से आ रही है, किस तरह फिर नीचे से जा रही है, फिर ऊपर से आ रही है। अब तो दुनिया वहाँ पे पहुँच चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर अर्बन ना की तो लाहौर आइंदा 5-10 साल के बाद रहने के काबिल ट्रैफिक सेंस ऑफ व्यू से नहीं होगा। सही कह रहे हैं हम। तो कोई इसका प्लान है कि कब शुरू तो हो जाएगा, कितना टाइम फ्रेम है, कैसे मुकम्मल किया जाएगा? ये नीला गुंबद शुरू हो चुका है, टोरंटो मार्केट के टेंडर भी हो चुका है, दोनों पे वर्किंग स्टार्ट है, उनकी टेस्ट फाइलिंग्स हो रही है, उनकी ज़मीन के जो कसाफत है वो सारी जांची जा रही है, और 1 हफ्ते बाद बाकायदा वहाँ पे आपको तामीराती काम होता नजर आएगा। नीला गुंबद का और बाकी प्रोजेक्ट्स पे जो है उन पे भी टेंडर लगने हैं। नहीं तो अब ऐसा तो नहीं है कि ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पे जो कारोबार करने वाले उनका रोना धोना शुरू हो जाएगा? देखिए वो तो होगा, उसमें तो आप बिल्कुल ये ना करें कि किसी को तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ होगी, तकलीफ वहाँ से गुजरने वालों को भी होगी,
शायद हमें 1 साल तक 6 महीने तक सबसे बड़ा मसला तो जिनका काम वहाँ चल रहा था ना। अच्छा, अब जिनका काम वहाँ पे चल रहा था उनके कारोबार मुतासिर होंगे। जब वहाँ पे फुटफॉल नहीं होगा, लोग नहीं आ सकेंगे, तो उनकी दुकानों पे कौन ख़रीदारी करने आएगा, वहाँ पे किस तरह से जाना होगा, मुश्किलात हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आज 6 महीने या साल हुकूमत उनको कोई ऑल्टरनेट फाइनेंशियल प्लान दे दे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रिस्क कारोबार मुतासिर नहीं होना चाहिए। आज तो गुजारा ही नहीं है। इमरान यूनुस साहब, देखें जी, पहली बात यह है कि मैं नीला गुंबद के हवाले से बात करूँ तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर आपने नीला गुंबद की खूबसूरती देखनी है, मैं कई बार वहाँ जाता हूँ, मैंने तो बचपन से वहाँ ट्रैफिक यही अल्लाह आपका भला करे, यही आपको बताने लगा हूँ कि मैं ना अक्सर मुझे लगता है हर साल में ना वो साइकिल लेने तो हम जाते हैं। मैं अपने लिए भी साइकिलिंग का शौक चढ़ा तो मैं वहाँ साइकिल लेने चला गया और बेहतरीन साइकिल जो है वहाँ से मिली, बच्चों के लिए भी लेने गया। तो मैंने एक बार ऐसे ही उसके अंदर गलियाँ हैं, उन गलियों में गया तो मुझे उसकी खूबसूरती का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसकी खूबसूरती को कैसे देखूँ। फिर उसकी खूबसूरती को जानने के लिए मैं एक दिन इतवार के रोज़ सुबह 6:30 बजे नीला गुंबद गया। अच्छा। आप यकीन जाने उसका व्यू इतना प्यारा है, वो इतना खूबसूरत है नीला गुंबद कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने उसकी खूबसूरती देखनी है तो सुबह 6-7 बजे जाए, जब तमाम दुकानें तजावजात नहीं होंगी, ट्रैफिक नहीं होगा, वो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, वहाँ पर बिल्कुल सबसे बड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो पार्किंग का था, उसके बाद तजावजात का था। पार्किंग को किसी हद तक जो है पार्किंग मसाइल को कवर किया गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और तजावजात को भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कंट्रोल किया गया। अब वहाँ पर ऑब्वियसली ज़ेर ज़मीन पार्किंग जो है वो बननी थी। जो बात आप कर रही हैं, चूँकि ये दुर्रे ने आपने पिछले प्रोग्राम में भी एक बार डिस्कस किया था कि जो लोग हैं उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, कि शायद ज़ेर ज़मीन भी दुकानें जो है वो बनाई जाएंगी और फिर उनको अल्टरनेट शॉप्स जो है वो भी दी जाएंगी। वो लोग वहाँ से शॉप्स बेचेंगे तो नहीं, ठीक है, वो उसके मुतबादिल जगह ज़रूर लेंगे, दुकानें ज़रूर लेंगे। अब वो मुझे नहीं पता कि वो सरकार का क्या प्लान है कि कोई प्लाजे बनाएंगे, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी उनको दुकानें देंगे या क्या करेंगे। लेकिन लाहौर में अभी भी पार्किंग मसाइल एक सबसे बड़ा मसला है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है दुर्रे ने आपकी बातें सुन के कि जिन जिन चीज़ों के इन्होंने बताया कि टेंडर होने जा रहे हैं, तो लिंटन मार्केट देखें, मैं तो नासिर बाग वाली सुन के उसका हो गया, ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अगर सरकार ज़्यादा एक्टिव हो गई है, टेंडरिंग जो है वो कर दी गई है, काम जो है वो भी शुरू हो गया। तो जिन जिन एरियाज़ की ये बात कर रहे हैं, स्पेशली आप जिन एरिया नासिर बाग की जो आप बात कर रही हैं, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा? ऑब्वियसली जो वानी अदर के बाहर पार्किंग है, वो तो अल्लाह आपका भला करे, जिसको आप हटा ही नहीं सकते, खत्म कर ही नहीं सकते। क्यों? उनके लिए पता नहीं क्या, सॉरी टू से वहाँ पर गुंडागर्दी होती है। वो मसला भी हल होगा। अच्छा, वो करीब नीला गुंबद नासिर बाग है ना, अब उनको वहाँ से उठा के सहूलत हो जाएगी, कौन लेके जाए, वो भी एक मसला है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी NCA है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी पार्किंग के तहत ये सहूलत जो है शहरियों को मिल जाएगी। उसके साथ साथ जिन एरियाज़ की दुर्रे आप बात कर रहे हैं, शहर में और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग की या बुलंद प्लाजों की ज़रूरत है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है अगर सरकार जो है वो इस चीज़ को, लेकिन ये अगर बर वक्त हो जाएगा तो लोगों को सहूलत। शुक्र करें, अब हो रहा है, शुक्र करें मानसून से पहले नहीं शुरू हुआ। देखिए ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। के बाद एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड टाइप है, अगर उसको यूटिलाइज करके नीचे वो पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं, ऊपर ग्राउंड बहाल हो जाएगा, वो मसला नहीं है, बेहतरीन है। और वैसे भी वो ग्राउंड यूटिलाइज नहीं हो रहा। शेरा वाला गेट के साथ जो पार्क था, वहाँ पे वो थोड़ी सी जमीन लेके उसको, और उस पार्क के बाहर सारी पार्किंग हुआ करती थी। अब देखे ना, इस तरह के काम हुकूमत को करने पड़ने हैं, वरना कोई हाल नहीं है। आज अगर कर लेंगे बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है 5-10 साल बाद इतना कुछ स्टील और ये सब कुछ महंगा हो चुका होगा कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर आपकी कैपेसिटी, फिर सोने के भाव स्टील लगाएंगे आप। ऐसे ही फिर मैं पहले बता रहा हूँ, फिर ना करिएगा। चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर अना हमसे पूछा करेगी आपके पास कितना स्टील है। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़िन, खुराक की पैदावार एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है जी। मौजूदा जो हालात हैं और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही हैं। ऐसे में खादों का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को अगर आपने यकीनी बनाना है तो बुनियाद जो होती है वो देखना। नो डाउट हमारा किसान बहुत मेहनती है, बट किसान की मेहनत भी तब रंग लेकर आती है जब आप अच्छा बीज बोएंगे, खादें अच्छी होंगी, तो तब आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ऐसे में फौजी फर्टिलाइज़र की खिदमात से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता जी। सोने की 42 लाख टन से ज़ायद खादें मुल्क भर में काश्तकारों तक पहुँचाई जा रही हैं। इसका रोल भी जानेंगे, इसका फिर ओवरकम कैसा आता है, फीडबैक कैसा आता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ जी। फौजी फर्टिलाइज़र से हमारे साथ मोहम्मद तैयब साहब मौजूद है, सेक्शन मैनेजर
एग्री सर्विसेज हैं, मोहम्मद नईम चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है, असिस्टेंट मैनेजर एग्री सर्विसेज हैं। वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले तैयब साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ प्रोग्राम का। अब आपके सामने जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, हमारा माहौल बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज होता चला जा रहा है। नो डाउट ज़रूरी मुल्क है हमारा, तो इस पर असरात तो बहुत ज़्यादा मुरतब हो रही हैं, कैसे असरअंदाज हो रहा है जी? देखिए, उसमें ये है कि जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मौसमाती तब्दीलियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिसके असरात बहुत ज़्यादा हैं उसके ऊपर, और वो उसकी तब्दीलियाँ आप देख भी रही हैं कि कभी हम सैलाब की ज़द में आ जाते हैं और कभी हम खुशहाली की ज़द में आ जाते हैं। और रिसेंटली जो सैलाब इस वक्त आया और पंजाब में उसने काफ़ी तबाही फैली है, और उसकी वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 300 अरब का नुकसान का अंदेशा है हमारी फसलों को, और तकरीबन 25 लाख एकड़ पे खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। तो इसी तरह अगर हम खुशहाली की बात करें तो 1950 में 5000 मकाम मीटर पानी जो है एक बंदे के लिए था, जो कि अब 1000 से भी नीचे आ चुका है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलार्मिंग हैं हमारे मुल्क के लिए, इसके लिए सद्दबात करना बहुत ज़रूरी है और इसको मिटिगेट करना ज़रूरी है। तो हमारे इस वक्त ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है ना, तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट भी ज़राअत के ऊपर इतना ज़्यादा है कि हमारे पिछले 50 सालों में जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हुआ है, और जिसमें आप देख रही हैं कि गर्मियों का मौसम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है और सर्दियाँ सुकड़ती जा रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है फसलों पे बहुत ज़्यादा आता है। फसलों की पैदावार जो है वो कम होती जा रही है, फसलों की क्वालिटी जो है वो मुतासर हो रही है, और इसके साथ साथ ये दोनों चीज़ों के साथ ये हो कि पेस्ट का यानी कि कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है, बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है, और फार्मर्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी कि लागत फसल के ऊपर वो बढ़ती जा रही है। तो फ्यूचर में ख़तरा ये है कि हमें किसी ग़िज़ाई किल्लत का ना सामना करना पड़े, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को इसके लिए ये है कि आप चीज़ों को समझ लें इशू को और फौरी तौर पर इक़दाम की तरफ आ जाएं कि आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं। सो नईम चिश्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऑब्वियसली आप लोगों की प्लानिंग भी होती होगी, माहिरीन आपके पास है, सो इक़दाम क्या किए जा रहे हैं? जी, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। जैसे कि तैयब साहब ने, मेरे कोलीग ने जिक्र किया कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हमारा इन्वायरमेंट, मौसम, माहौल तो तब्दील हो ही रहा है, ख़राब भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ज़राअत पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात आ रहे हैं। फसलों की पैदावार कम हो रही है, अखराजात में इजाफा हो रहा है। तो हमारे नज़दीक 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम ज़राअत में होने वाली जो नुकसान है माहौलियाती तब्दीलियों से, उन पर काबू पा सकते हैं। उसमें से जो सबसे मेन, जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है कि कुव्वत मुदाफ़त रखने वाली इक़साम मुतारफ़ कराई जाएँ, जो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, जो ज़्यादा पानी को बर्दाश्त कर सकें, जिनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त हो बीमारियों के ख़िलाफ़, हीट के ख़िलाफ़, सर्दी के ख़िलाफ़, इन सब के लिए। इसके साथ साथ हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे इरिगेशन, जैसे पानी की स्केजुलिंग है, सोइंग है कि कब हमने फसल लगानी है, शॉर्ट टेन्योर है, लॉन्ग टेन्योर है, फसलों की तब्दीली है। क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की बजाय अब माहिरीन इस्तेमाल कर रहे हैं टर्म क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है। गर्म इलाके ठंड की ज़द में आ रहे हैं, ठंडे इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसके साथ साथ एक इंतहाई अहम, जैसे इकबाल ने कहा था कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हर फ़र्द को बुनियादी तौर पर अपने तय ये ज़रूर देखना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी एमिशन को हमने कंट्रोल करना है। उसमें सबसे अहम ये है कि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान भर में चावल की बर्दाश्त शुरू हो गई है, और हमने किसी भी सूरत उसकी जो बाकियात हैं, पराली है, उसको आग नहीं लगानी, क्योंकि उससे स्मोक भी आता है, लोकल इन्वायरमेंट ख़राब होता है, और ग्रीन हाउस गैस जो जब ऊपर जमा होती है तो उसके साथ अवन वाला इफेक्ट आता है ज़मीन के ऊपर, और हमारा जो कुर्राए अर्ज़ का दर्जा हरारत है वो बढ़ता है, और ये ट्रिगर करता है हमारी माहौलियाती तब्दीली को। सही। इसके बाद जब तक, क्योंकि वैरायटी डेवलपमेंट में टाइम लगता है, उस पर रिसर्च इदारे शब रोज़ काम कर रहे हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ आ रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा चंद सालों में बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी आएंगी जो हमारी इस क्लाइमेट के साथ मैच करेंगी। लेकिन तब तक जो हमारी मौजूदा फसलें हैं, हमें चाहिए कि हम खादों का बेहतर मतवाज़न इस्तेमाल करें, और मतवाज़न इस्तेमाल करें ताकि हम खादों की अफादियत को बढ़ा सकें और बेहतर पैदावार ले सकें। अच्छा, आपने अफादियत की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, अफादियत को समझना पहले बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, फिर आपने उसकी ग्रोथ पे कैसे काम करना है ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको कैसे समझा जाता है और फिर कैसे इस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? बिल्कुल, इसमें यह है कि जैसे नईम साहब ने बताया कि पौधों की हमने क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी है। जब पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी, इस क्लाइमेट के चेंज के इम्पैक्ट को, नेगेटिव इम्पैक्ट को वो अच्छे तरीके से जो है वो
मिटिगेट कर सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा। तो उस सिलसिले में सबसे अहम किरदार जो होता है वो खुराक का होता है। इंसानों में भी खुराक का होता है कि ह्यूमन भी अगर उसकी जो है वो अच्छी खुराक इस्तेमाल करता है, मतवाज़न खाद का इस्तेमाल करता है, मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल करता है इंसान, तो उसके अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि वो बीमारियों के खिलाफ अच्छी तरह लड़ लेता है। और जिसका हमने मुज़ाहिरा कोरोना की सूरत में भी देखा था कि जिन लोगों की अच्छी मुदाफ़ियत थी उन्होंने उस पर उनके असरात कम आए थे। इसी तरह फसलों में भी है। फसलों में जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि हम फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है 42 लाख टन से ज़्यादा खादें मुहैया करी, तो हमारी कोशिश होती है कि ज़िम्मेदारों को मतवाज़न खादें जो हैं वो बेहतर अफाजत वाली खादें फराहम करें। अब उस सिलसिले में हम फ़रोग़ दे रहे हैं मतवाज़न खादों का काश्तकारों में। और मतवाज़न खादों का मतलब क्या है कि 4 सही का असूल, 4R न्यूट्रिएंट स्टीवरशिप। 4 सही क्या हैं? सही खाद का इंतखाब, सही मिकदार में उसका तयन, सही वक्त पर उसका इस्तेमाल और सही तरीके से उसका इस्तेमाल। ये 4 सही का असूल है। इसमें यह है कि खादों की ऐसी चीज़ जब बंदा ख़रीदने जाए ज़मींदार, उसको हम ये कहते हैं कि आप ऐसी खाद का इंतखाब करें जो मुनासिब कीमत पे भी हो और आपकी ज़रूरियात, जो फसल की ज़रूरियत है उसके ग़िज़ाई अज्जा को वो पूरा करती हो और उसकी अफादियत भी बेहतर होनी चाहिए। ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं, ज़मीन के तज्ज़िये के मुताबिक अपनी खादों का इस्तेमाल करें। और हम जो है ये तज्ज़िया जो है ज़मीन के तज्ज़िये की मुफ्त सहूलत जो है वो फराहम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। नईम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने बेहतर अफादियत वाली खादों की बात कर ली, किसानों तक की मालूमात पहुँचाना बड़ा ज़रूरी होता है और बर वक्त मालूमात पहुँची होंगी तो बेहतर रिजल्ट भी आ सकेंगे। तो किसानों के साथ लूप में रहते हैं, उनके इशूज़ को सुनना, उनको फैसिलिटेट करना और उनको बताना कि किस तरह से वो इस्तेमाल इनका कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी दी जाती है? जी बिल्कुल। सोना का और काश्तकार का ताल्लुक कोई आज का नहीं है। ये 1980 की दहाई से शुरू हुआ है और हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ज़िम्मेदार के लिए बचत और सहूलत को साथ साथ लेके चलें। हमने जिद्दत को तो देखना, लेकिन साथ अपने काश्तकार की अफोर्डेबिलिटी को भी देखना, जो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो चीज़ अप्रोच अफोर्डेबिलिटी में ना आए उसके जदीद होने का भी मेरा ख्याल है कि आम आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए हमारे 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर हैं, हमारे 100 सोना सेंटर्स हैं जिसके ऊपर माहिरीन मौजूद हैं और हम ज़िम्मेदार को उसके डोर स्टेप के ऊपर खिदमात फराहम करते हैं, मालूमात देते हैं। बल्कि नुमाइशी प्लाट, डिमॉन्स्ट्रेशन, ट्रायल की सूरत में हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसको दिखाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है पैदावार में और ख़र्चे में। अच्छा। तो बेहतर अफादियत वाली खादों के लिए हमने हमारा बुनियादी पॉइंट यही था कि बचत और सहूलत साथ साथ हो। हमने 3 ज़्यादा अफादियत वाली खादें मुतारिफ़ कराई हैं गुज़श्ता चंद सालों में। उसमें सोना बोरान DAP है कि काश्तकार भाई फास्फोरस के लिए जब DAP को इस्तेमाल करता है तो उसके साथ बोरान शामिल कर दिया कीमियाई तौर पे, ताकि जैसे ही वो खाद इस्तेमाल हो बोरान भी चला जाए, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अज़्ज़ाए सगीरा में से है। इसका काम है कि फसल के अंदर फल को बढ़ाना, खुराक की तरसील बेहतर करना पौधे के अंदर। आलू है तो आलू का साइज़ बढ़ाना, गंदम है तो दानों की तादाद में इजाफा करना, चावल है तो उसमें दानों की तादाद में इजाफा करना, मकई के अंदर छलियों को पूरा भरना, ये बोरान की खासियत है। सही। इसके साथ साथ सोना यूरिया जिंक कोटेड, जो कि चंद एक ममालिक में जिंक सल्फेट को कोट किया जाता है यूरिया के ऊपर। दुनिया में बहुत जदीद टेक्नोलॉजी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब हम ये मकामी तौर पर तैयार कर रहे हैं ज़िम्मेदार के लिए। इसमें यूरिया के हर दाने पे जिंक सल्फेट को कोट किया गया, ताकि जब एकड़ के अंदर 1 बोरी यूरिया को वो अप्लाई करता है, छटा करता है, तो हर दाने के साथ जिंक होने की वजह से एकड़ के चारों कोनों में हर पौधे को यूरिया के साथ जिंक भी मिलता है। प्लस इन दोनों खादों की आपस में मुताबिकत है। जब ये दोनों इकट्ठी इस्तेमाल की जाती हैं तो ये एक दूसरे की कारकर्दगी को बढ़ाती हैं। फिर ये आम जिंक के इस्तेमाल के मुकाबले में सस्ता पड़ता है, मिक्स नहीं करना पड़ता, यानी सहूलत और बचत साथ साथ है। एक तीसरी खाद, जैसे हमारा प्रोग्राम इस बात से शुरू हुआ और आज हर एक की ज़ुबान ज़द आम है और हमारा बुनियादी मसला है माहौलियाती आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन, तो हमने बनाया सोना यूरिया नीम कोटेड। अच्छा। उसकी वजह से यूरिया का ज़िया नहीं, जो ज़्यादा एकड़ेज के हामिल ज़िम्मेदार हैं वो एक टाइम पे छटा कर सकते हैं। ये ज़मीनी कीड़ों के ख़िलाफ़ भी मौसर जो रोक टोक है फसल को वो फराहम करता है, फसल को असर नहीं करते ज़मीनी कीड़े, और यूरिया की कारकर्दगी बढ़ती है। यानी अब ये देख लें कि अगर किसी काश्तकार भाई को 10 बोरी आम यूरिया की ज़रूरत है तो नीम कोटेड यूरिया उसको 9 बोरी डालनी पड़ेगी। 10 एकड़ के पीछे 1 बोरी बच गई, 100 एकड़ के पीछे 10 बोरियाँ बच गई, 1000 एकड़ के पीछे 100 बोरी बच गई। तो आप अपने वसाइल भी बचा रहे हैं,
अफादियत भी बढ़ा रहे हैं, माहौल भी बचा रहे हैं, बेहतर चीज भी, रिजल्ट भी मिल रहा है और आपके पास कॉस्ट भी जो है वो बेहतर आ रही है। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तैयब साहब, हमेशा एक बुनियाद होती है, आपको एक आइडिया होता है जिसको इनिशिएट करते हैं ना, तो सोना को ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कब आपको ये लगा कि अब कुछ बेहतरीन की तरफ जाना है? बिल्कुल। जैसा कि शुरू में हमने जिक्र किया ना कि हमारी सोना जो है इसकी कोशिश होती है कि फार्मर्स के को भी जो है उसको भी फैसिलिटेट किया जाए, साथ साथ मुल्क का भी जो है ना डेफिनेटली पहले नंबर पे हमारा मुल्क ही है। तो ये मौसमियाती एक तब्दीलियों की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इसको मिटिगेट करने के लिए भी ज़रूरत थी कि हम फार्मर्स को जो है वो ऐसी खादें मुहैया करें जो कि ज़्यादा अफादियत वाली हों और उसका जो है वो कम इस्तेमाल से ज़्यादा उसका जो है ना वो फ़ायदा लिया जा सके। इसके साथ साथ हमारी फसलों की पैदावार जो है वो स्टैगनेंट हुई थी, रुकी हुई थी, ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा था। तो फार्मर्स को हम हमारे जो एडवाइजरी सेंटर्स हैं, हमारे जो लोग हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है वो फार्मर्स की रहनुमाई कर रहे हैं, तो हम उनको पहले दिन से ही कह रहे थे और उनको तरवीज कर रहे हैं कि खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करें। तो ये बेहतर खाद अफादियत वाली जो खादें हैं ना, ये उस मुतवाज़न खादों के ही जो है ना फ़रोग को जो है ना वो बेहतर करती हैं, उसी सिलसिले की ये कड़ी है। इसके साथ साथ ये है कि हमारी जो मुतवाज़न ये बेहतर अफादियत वाली खादें हैं, इनके इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि ज़मींदार को जो है वो एक ही खादाने के अंदर वो भी उसको मिल जाती है, मेजर न्यूट्रिएंट्स भी, कबीरा भी मिल जाते हैं और सगीरा भी मिल जाते हैं, और माहौल दोस्त खादें हैं। और इसकी जैसा नीम कोटेड यूरिया है, उसके अंदर जो माहौल में जो नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए जो है ना वो फ़ज़ा में नाइट्रोजन चली जाती है, तो उसकी भी बचत हो जाती है और ग्रीन हाउस एमिशंस कम हो जाती है। इसके साथ साथ जिंक एक बहुत बड़ा कमी है, ना सिर्फ पौधों के अंदर इसकी कमी है, हमारी ज़मीनों में इसकी कमी है, बल्कि इंसानों में इसकी बहुत जो है वो कमी है। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो जिनमें इंसानों के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है, उससे बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसे कद का कम होना, उसके और से बहुत से जहनी तौर पे कमज़ोर होना, ये बच्चों का ये जिंक की कमी की बड़ी अलामत है। तो अगर हमारी खुराक में ही जिंक कम होगा तो इंसानों में भी उसकी कमी होगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिंकेटेड यूरिया, सोना यूरिया जिंकेटेड जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है, ताकि जब इसका इस्तेमाल होगा, हमारा ज़मींदार इसको इस्तेमाल करेगा, तो पौधे के अंदर भी वो जिंक आ जाएगा, पौधे में भी तो कमी पूरी होगी और पैदावार तो बढ़ेगी, लेकिन जब उसको ह्यूमन उसको कंज्यूम करेगा, इंसान उसको खाएंगे तो उसमें भी वो कन्वर्ट हो। सही हो गया। चिश्ती साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है कि जिस ज़मीन पर आप काश्त कर रहे हैं उसका तज्जिया भी किया जाए, पानी का तज्जिया भी किया जाए, किसानों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी रहे, उनका फीडबैक भी लेते रहे, आप फिर बेहतर कर सकते हैं ना। तो इस सिलसिले में क्या किया जाता है? जी, सोना ने अपने आगाज़ से ही काश्तकारी के लिए सहूलत को हमेशा मुकद्दम रखा है, बल्कि हमने मार्केटिंग से पहले, खाद बेचने से पहले ज़मींदारों के लिए सर्विसेज मुतारफ़ कराई और फील्ड में काम शुरू किया है। इसमें आपने जैसे जिक्र किया, सबसे बुनियादी सहूलत होती है कि ज़मींदार भाई को अपनी ज़मीन का पता हो कि किस चीज़ की कमी है और उसने क्या अप्लाई करना है अंदाजे के साथ। अब वो टाइम भी नहीं रहा और जितनी इनपुट्स महंगी हो गई हैं, अब हमें कैलकुलेटेड डिसीजन और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का जैसे हमने जिक्र किया उधर जाना चाहिए। और दूसरा, जो उसके डेरे के ऊपर ट्यूबवेल लगा है, ये इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि क्या वो पानी इस काबिल है कि फसल को दिया जा सके, कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 साल बाद वो ज़मीन को ख़राब कर देगा। बिल्कुल, जैसे हम अपना पीने का पानी टेस्ट करवाते हैं, नहीं करवाएंगे तो गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, वो मसाइल शुरू हो जाए। इसी तरह ज़मीन में सैलिनिटी, सोडिसिटी, नमकियात का जमा होना, फसल का कम होना, ज़मीन का सख्त होना, ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम ये दोनों सहूलतें अपने आगाज़ से ही फराहम कर रहे हैं। हमारे 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर हैं, मर्दान से शुरू होकर मर्दान में है, उसके बाद सरगोदा है, शेखुपुरा, मुल्तान, रहीम यार खां और हैदराबाद। इसके साथ साथ 100 सोना सेंटर भी है जो कि तकरीबन हर ज़िले में और बल्कि तहसील लेवल पे भी है। तो उसमें ना सिर्फ मिट्टी और पानी के तजज़िये की सहूलत मौजूद है, बल्कि जो भी काश्तकार वहाँ रजिस्टर्ड होता है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद है, उसके लिए कमोडिटीज़ को संभालने की अभी हमने वो भी प्रोजेक्ट ज़मींदार के लिए मुतारफ़ करवाया है कि हम आपको जगह देते हैं, वेयर हाउस विद ऑल फैसिलिटीज़, आप अपनी जो पैदावार है वो हमारे पास महफूज रखें, जब आपके लिए मार्केट में रेट बेहतर हो तो आप उसको निकाल के बेच लें। ठीक हो गया।
हमारे साथ कांटेक्ट करना कोई मसला नहीं है। 6 फार्म एडवाइजरी सेंटर्स हैं, 100 सोना सेंटर है, 3000 से ज़्यादा हमारे डीलर्स हैं। हमारी एक मुफ्त हेल्पलाइन है 0800 00 332 0800 00 ये 24 घंटे मैसर होती है। और इसके अलावा हमारा काश्तकार डेस्क है, जो आप वेबसाइट से जाके उस पर सॉयल और वाटर एनालिसिस की रिक्वेस्ट करा सकते हैं। फिर हम खुद ज़मींदार से कांटेक्ट करते हैं, सैंपल ड्रा करते हैं, रिपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटराइज्ड लेबॉरेटरी की रिपोर्ट उसको डेरे पे जाके डिलीवर करते हैं और समझाते हैं कि आपने डीएपी कितना डालना है, सोना यूरिया जिंक कोटेड की कितनी ज़रूरत है, कितने बैग्स, कितनी क्वांटिटी, कब कब डालना है। और तकरीबन 135 से ज़ायद फसलें जो पाकिस्तान में लगती हैं या लग सकती हैं, उन सब की फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस और हर तरह की ज़मीन का एनालिसिस हम ज़मींदार को डेरे पे बहुत ज़रूरी है। तो ज़मींदारों को होता है ना, काउंसलिंग भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए कि इतनी देर बाद कम से कम अपनी ज़मीन का तज्जिया कर लें। अगर उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो चीज़ों को आप टाइमली रिजॉल्व कर लें, तो ये भी हेल्प की जाती है ज़मींदारों की? बिल्कुल जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे नुमाइंदे जो हैं, ज़री ऑफिसर्स जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं और बाकायदा उसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, PhD डॉक्टर स्कॉलर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हैं और वो सहूलतें ये फराहम कर रहे हैं। फार्मर्स के डोर टू डोर हम उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको एजुकेट करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें हम फार्मर मीटिंग्स करते हैं, उनकी जिला से काश्तकारा होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशन उनके करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके हम उनके साथ उनके सेशंस करते हैं, फार्मर्स के उनके ट्रेनिंग सेशंस करते हैं और जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि हमारा मैसेज जो है वो हर फार्मर तक पहुंचे। और उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फार्मर की जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हो, उसकी जो है इनकम में इजाफा हो और उससे डेफिनेटली मुल्क की जो है वो ग़िज़ाई किल्लत जो है उसमें कमी आएगी। और जो इस वक्त हमारा ज़मींदार जो है वो लड़ रहा है मौसमी तब्दीलियों के ख़िलाफ़, तो उसमें उसकी हेल्प हो जाती है। उसको हम ये तरीके बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप इससे अपनी फसलों की पैदावार को इन हालात के अंदर जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम जिस तरह नईम साहब ने बताया कि ज़मीन के और पानी के तजिए की सहूलत हम उसको 2 स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसको अंदाज़ा हो कि मेरी ज़मीन के अंदर जो है वो किस चीज़ की कमी है। ये जो मैंने आपको बताया ना 4R न्यूट्रिएंट स्टीवर्डशिप, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इस पे हमारा फार्मर जो है इस पे अमल करना शुरू कर दे तो वो काफ़ी हद तक जो है वो ना सिर्फ जबकि खादों की जो इस्तेमाल है उसको बेहतर कर सकेगा बल्कि उसकी फसल भी जो है उसकी बेहतर हो जाएगी। सब फीडबैक लिया जाता है किसानों से कि कैसा रिस्पांस रहा और ऑब्वियसली वो आपके लिए एक एप्रिसिएशन भी होती है और मज़ीद आगे काम बेहतर करने के लिए। जी बिल्कुल, हमारा एक इंटरनल फुल फ्लैश सिस्टम है जिसमें बाकायदा सर्वेज़ किए जाते हैं। उसमें टेलीफोनिक सर्वेज़ भी होते हैं, रिटन भी होते हैं थ्रू मेल और 1-to-1 सर्वे भी होते हैं। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि नो योर कस्टमर जो है ना KYC, उसके बगैर ना ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है, ना गवर्नमेंट काम कर सकती है, ना ज़मींदार खुद काम कर सकते हैं। तो उसकी ज़रूरियात को समझना एक्चुअल कस्टमर से और फिर इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसकी ज़रूरियात को समझेंगे तो उसके लिए कुछ सहूलत लेके आ पाएंगे। जैसे ये हमने बड़े लंबे चौड़े सर्वेज़, मार्केट रिसर्च और माहिरीन के मीटिंग्स के बाद डिसाइड किया कि कौन सी प्रोडक्ट लाई जाए। जैसे बोरान DAP आई, सोना यूरिया जिंक कोटेड आया, नीम कोटेड यूरिया, जिसकी ज़मींदार को ज़रूरत है, जो फसल की पैदावार बढ़ाएगी, माहौलियाती तब्दीलियों में अपना असर रखेगी, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकेगी और उसके साथ साथ ज़मींदार की जेब पे भारी नहीं होगी। तो ये चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें बिल्कुल ज़मींदार की अब पता क्या मार्केट में जब एक जाता चीज़ इतनी मशहूर जा रही हो तो उस पर फिर वो हो जाता है ना कि आपको कंपैरिजन भी करना पड़ता है, फिर नकालों से भी होशियार रहना पड़ता है। तो असली की पहचान कैसे होगी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि फार्मर्स को ये काश्तकारों की प्रॉब्लम होती है कि वो किस तरह से जो है वो सही खाद कंपनी की खाद लेकर आएँ। सोना खाद जो ले रहे हैं वो सोना खाद ही है, तो इस सिलसिले में कंपनी भी काफ़ी इस मामले में शुरू से ही जो है वो अवेयर है कि इसको हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं और फार्मर को सही खाद मिलनी चाहिए। उसमें पहले नंबर पे कि हमारे जो जितनी भी खादें हैं वो हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स के पास जो है ना वो अवेलेबल होती हैं और हमारे फार्मर्स को भी हम यही कहते हैं कि इधर ना जाएं, हमारे ऑथराइज्ड डीलर से लें। और 3100 के करीब हमारे स्टेप पे भी फैसिलिटी देते हैं प्रोवाइड करने। जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। तो एक तो हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, दूसरा हमने अपने बैग के ऊपर ट्रैकर्स लगाए हुए हैं, ट्रैक सिस्टम है, नंबर लगा हुआ है
अगर फार्मर जो है उसमें देखता है कि समझता है कि इसमें कोई मसला है उसको, तो वो उस नंबर के ऊपर SMS करे तो उसको फौरी तौर पे मैसेज आ जाता है कि आपकी ये खाद जो है, ये बोरी जो है वो एक्चुअल है या फ्रॉड है। सिक्योरिटी स्टिकर है, QR कोड है, धागे का रंग जो है वो हम खुद धागा मैन्युफैक्चर करवाते हैं ताकि हमारे जैसा धागा कोई बना ना पाए। तो बड़ी जबरदस्त 100 सोना सेंटर बनाने का यही मकसद है कि वो डोर स्टेप हो गए। डोर स्टेप अगर आप डिलीवरी की बात करें, होम डिलीवरी की बात करें, तो ये कमोडिटी है, 50 kg का बैग है, वो शायद अभी उस पर भी काम कुछ हो जाए, लेकिन ये है कि उसकी नज़दीक तरीन मार्केट में डीलर भी मुयसर है, सोना सेंटर भी अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो सोना सेंटर से खाद लें, रजिस्टर्ड डीलर से खाद लें, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। बाकी जैसे मेरे कोलीग ने जिक्र किया कि सिक्योरिटी स्टिकर है, पीछे नंबर, ट्रैकिंग नंबर लगा हुआ है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, धागा हमारा स्पेसिफिक है। ये फीचर्स हैं जो कि जिससे आपको पता चल सकता है कि जी आप असली सोना इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये सोना है ना, तो सोने के लिए सब चीज़ें हमने जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि आप किसान तो जिनका ट्रस्ट है वो इस्तेमाल कर रही हैं, आपने मज़ीद लोगों को लूप में लेकर आना है, मज़ीद ऑडियंस को टारगेट करना है, इसके लिए भी वर्किंग रहती है, और फिर फ्यूचर प्लान्स बड़े मैटर करते हैं कि इतनी कामयाबी के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं हमने। बिल्कुल, उस पर हम काम कर रहे हैं जी, और हमेशा से हमने जो है वो कोशिश की है कि हम पहले जो है फार्मर्स की जो है ना अप्रोच में जाएं, उनको बताएं कि क्या करना है। अब जैसा कि नईम साहब ने बताया कि सर्वेज भी हो रही होती हैं, उसकी नीड का असेसमेंट की जाती है फार्मर्स की कि अब उसकी क्या ज़रूरत है, और इन फ्यूचर में हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में जा रहे हैं, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ हमारे फार्मर को ज़रूरत है, उसकी नीड है। स्पेसिफिकली माहौलियाती तब्दीलियों को देखते हुए ऐसी खादों की ज़रूरत है हमारे फार्मर्स को कि जो ही मौसम में कोई तब्दीली आती है तो फौरी तौर पे उसको जो है फोलियर स्प्रे के ज़रिए इंजेक्ट किया जाए उसके अंदर वो खाद को। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऐसी खादें मार्केट में ला रहे हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ कि वो हम पाकिस्तान में उसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उसको फिर आगे मज़ीद जो है प्लान्स बन रही हैं कि उसको हम ब्लॉक पूरी चेन, सप्लाई चेन बनाएं फार्मर्स के लिए, कि फार्मर्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वो चीज़ तो प्रोड्यूस कर लेता है लेकिन उसको फिर कीमत नहीं मिलती। तो उस सिलसिले में भी हमारी कोशिश चल रही है कि हम फार्मर्स को जो है जो चीज़ की प्रोड्यूस हो उसको फिर हम परचेज़ करके या एटलीस्ट उसके लिए वेयर हाउसेज, जैसे नहीं सर ने बताया, कि वो हम बना दें। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा चिश्ती साहब, कम वक्त में अच्छी पैदावार कैसे मुमकिन हो सकती है? फार्मर्स के लिए कोई आप मशवरा देना चाहें कि अगर वो खादों का, अच्छी खादों का या सोना का इस्तेमाल कर रही हैं, बर वक्त इस्तेमाल, अच्छा रिजल्ट कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? जी, कम वक्त में अच्छी पैदावार का मतलब ये है कि जैसे ही वो इंटरवेंशन शुरू करे तो वो जिस फसल पे करे उसकी पैदावार अच्छी आ जाए। बाकी फसल ने अपना वक्त तो पूरा लेना है। इसके लिए जैसे मेरे कोलीग ने बात की कि 4R न्यूट्रिएंट स्टीवर्डशिप, बुनियादी तौर पर हम उसी पे काम कर रहे हैं कि ज़िम्मेदार भाई को वो समझाएं और उसको अप्लाई करने के लिए सारी सहूलियात फराहम करें। उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि खाद का वक्त, किस वक्त डालनी है। जो DAP, जो पोटाश है, जो बोरान है, ये इब्तदाई मरहले की खाद होती है, इसकी टाइमिंग जितना इनको लेट करते जाएंगे उसकी एफिशिएंसी, अफादियत कम होती जाएगी। कितनी खाद डालनी है इसके लिए हम एनालिसिस फैसिलिटी दे रहे हैं। कि आप अपनी ज़मीन का हमसे तज्जिया करवाएं, हम आपको बताएंगे कि आपको अंदाजे के ऊपर 4 बैग डालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा भी नुकसानदेह, कम भी नुकसानदेह, ज़्यादा तो इकोनॉमिक वो आपके लॉस है, कम के ऊपर जाके आपकी पैदावार कम हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है मिकदार के बाद कि कौन सी खाद, उसके लिए भी ज़मीन का टेक्सचर और उसकी ECPH का तयन होता है कि कौन सी खाद आपकी ज़मीन के ऊपर काम करेगी। और तीसरी चीज़ के जगह के ऊपर कि आपने किस जगह पे डालनी है, सीड से कितनी दूर होनी चाहिए, नीचे इस्तेमाल करनी है, ऊपर छटा देना है। जब हम खाद को मैनेज कर लेते हैं तो ग्लोबली इजनास की पैदावार में 50% शेयर फर्टिलाइज़र का होता है। उसको मैनेज करना, फिर सिर्फ ये नहीं है कि हम खाद मुहैया करते हैं, हम खाद पे बात करते हैं, हम उसको सीड का बताएंगे, सीड का सोर्स भी बताएंगे, हम उनको जड़ी बूटियों की पहचान करके बताएंगे और उसका हल भी बताएंगे। सही। इसके साथ साथ बीमारियां जो हमलावर होती हैं, फंगल डिजीज़ हैं, कीड़े हैं, उसको ETL के ऊपर, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट पे कंट्रोल करना। और सबसे बुनियादी बात कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं स्पेशली राइस के ऊपर, PHI पे, पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल, कि यानी हमारे जो हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं उस पर अगर हम खड़ी फसल पर देर से स्प्रे करें और जल्दी फसल काट लें तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासर होती हैं। लिहाजा ये एक पूरा कम्प्रीहेंसिव प्लान होता है जो हम ज़िम्मेदार भाई को बताते हैं। और हमारे जो रजिस्टर्ड फार्मर होते हैं जिनके पास हम डेमोज़ लगाते हैं, उनका हमने सर्वे भी किया है, हम वैसे भी मिलते हैं। तो जिस ज़िम्मेदार भाई के पास हमारा डेमो लग जाता है, नुमाइशी प्लाट, उस
उसकी पैदावार अगले सालों के लिए बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हम अमल करके दिखा यानी आपने कामयाबी का राज भी बता दिया। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपके उनके पक्का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बर्थडे आज किस किस की है जी? 24 तारीख है, आले मोहम्मद की सालगिरह है, इब्राहिम गुज्जर, और उसके बाद जी हमदान की सालगिरह है, शाबान जावेद, रोहान, राना मुनीब, साद लियाकत, चौधरी जवाद, अली हसनैन, साद जट, हसीब, तैयबा की सालगिरह है, डॉक्टर अदीब की सालगिरह है, और इसके बाद जी शुमाइला और मिरहा नूर एंड मेहर नूर। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो अगर आपकी सालगिरह कल है और आप उसको स्पेशल बनाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, आपने अपने पिक्चर्स हम तक भिजवा देनी है और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक होगी जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताना है शहर का मौसम कैसा होगा। फिलहाल शहर में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आगे का सूरत हाल क्या रहेगी देख लेते हैं। आज का मौसम प्रोड्यूस वेदर। हमारे साथ जी समरा फातिमा मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे जी। ओवर टू यू। जी है ना, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली देखने में नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता कई दिनों से शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। आज भी सूरज की तमासत बरकरार है, जिसके बायस हब्स और घुटन महसूस किया जा रहा है। गर्मी का राज उसी तरह से बरकरार है। दर्जा हरारत के वाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 35 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 50% तक है और इससे शहर में 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार बहुत कम है, जिसके बायस जो है वो दरख्तों के पत्ते भी साकित नजर आ रहे हैं और अब इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद भी गर्मी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अब वो दुआ गो हैं कि मौसम में जो है वो कोई तब्दीली रोनुमा हो जाए, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो जाए और गर्मी से जो है उनको छुटकारा मिल जाए। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आइंदा आने वाले हफ्ते तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा और हब्स और घुटन का राज भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। ऐसे में जो है वो गर्मी बरकरार रहेगी तो माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये अपील की जा रही है कि वो धूप से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। खासकर अपने आप को मौसमी अमराज से महफूज रखने के लिए बाहर निकलें तो अपने सरों को ढांप कर रखें। पानी के साथ साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल उसको भी लाजमी यकीनी बनाएं और जब दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा होता है तो ऐसे में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी परहेज़ करें और माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का कहा जा रहा है, उन पर अमल दरामद को लाजमी यकीनी बनाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने मौसम की सूरत हाल बताई। आगे बढ़ेंगे जी, आपके साथ रेट लिस्ट हम सब्जियों की शेयर करते हैं ताकि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं जी खाना बनाने का जो कि इसी टाइम ही किया जा रहा होता है, नाश्ते के बाद आप घर में ये सोच होते हैं कि आज क्या सब्जी बनाई जाए, तो रेट लिस्ट क्या है आज के भाव में। तलहा की तरफ चलेंगे, उनके पास से जी आज की रेट लिस्ट। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सरकारी नर्खनामे के मुताबिक और जो ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें खासा फ़र्क देखने को मिल रहा है। अभी तक जो फ़र्क है वो बरकरार है। सरकारी नर्खनामा मेरे पास मौजूद है, जबकि आलू की सरकारी कीमत अगर बताऊँ तो 80 रुपये फ़ी किलो, लेकिन 100 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। प्याज 72 की बजाय 100 रुपये। टमाटर की सरकारी कीमत 136 रुपये है, लेकिन वो भी 200 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर मैं बताऊं तो आज सबसे महंगी सब्ज़ी जो ओपन मार्केट में नज़र आ रही है वो टमाटर है, जिसकी सरकारी कीमत जो कि 390 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन तकरीबन डबल कीमत करके 700 रुपये फ़ी किलो तक जो मटर हैं वो बेचे जा रहे हैं। जबकि बाकी दीगर सब्जियों की भी बात की जाए उसमें लहसन है, सरकारी कीमत 200 लेकिन 250 में बिक रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 477 लेकिन 550 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। बैंगन 105 की बजाय 130 रुपये, फूल गोभी 152 की बजाय 170 रुपये, जबकि बंद गोभी 115 की बजाय 130 रुपये फ़ी किलो तक बिक गया। शलजम की सरकारी कीमत 95 है, लेकिन वो भी जो कि 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रही है। इसी तरह बाकी सब्जियां जिनमें सब्ज़ मिर्च है, अरवी है, करेले हैं, इन सब की कीमतों में इजाफा करके बेचा जा रहा है। करेले की सरकारी कीमत 190 रुपये है, लेकिन वो भी तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपये का फ़र्क है, जबकि शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस पर नोटिस लें और सरकारी नर्खनामे को लागू करवाएं। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने आज की रेट लिस्ट हमें बता दी जी। जो सब्जियां महंगी नहीं भी होनी चाहिए, शिकायतें की जा रही है कि वो महंगी हैं और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो ये सारिफिन की शिकायतें जो कि हमने आप तक पहुंचा दी जी। मकसद ये चीज़ें शेयर करने का यही होता है कि जी हुकाम बाला तक पहुँच जाए आम आवाम की आवाज़, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अगर कोशिश की जा रही है कि आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया की जाएँ, ऐसे में फिर जो माफिया होता है जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, गिरा फरोशी कर रहा है, उनके खिलाफ एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है और ये इंतज़ामिया का काम है। ऐसे में हम देख रहे हैं पीरा भी एक्टिव नज़र आ रही है और ये फीडबैक होता है जी फीडबैक हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप मज़ीद एक्टिव हो। किन किन इलाकों में आवाम को परेशानी है वो चीज़ देखें। अब सरकारी रेट पे जो चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही हैं, काउंटर अलहदा से बना दिए गए होते हैं, वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो चीज़ें इवन सब्जियाँ खास तौर पर अगर देखी जाए तो वो ताज़ा भी नहीं होती हैं। सो आवाम की मुश्किलात यही हैं जो कि हम आप तक पहुँचाते रहते हैं जी। हमें आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन उससे पहले फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। अगर आप में कोई टैलेंट है हमसे वो ज़रूर शेयर कीजिए, हम आपको अपने प्रोग्राम में मदद कर सकते हैं जी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जी आपके इलाके का इशू हाईलाइट हो तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं जी, वो भी शामिल करेंगे। और बर्थडे है तो कल हमें इंतज़ार ना कीजिए, अभी पिक्चर भिजवाएं और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।